ऑन कीजिए, बाद में घाटे उठेगा। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023, दिन रविवार। अपने ही व्यवसायिक प्रकोष्ठ बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन पटना के 165 नंबर चैम्बर जो दूसरे तल्ला पर अवस्थित है, कुछ अपने बारे में, कुछ समाज के बारे में, कुछ व्यवसाय के बारे में कहने का कारण मुख्य रूप से बना है, जो आगे की बातों से स्पष्ट होगा। मेरा नाम धर्मनाथ प्रसाद यादव, पेशे से मैं अधिवक्ता हूं। वैसे जीवन में कूट कूट कर सामाजिकता, आध्यात्मिकता, परोपकार की सेवा और समाज के विभिन्न वर्गों से आत्मीय लगाव का स्वभाव रहा है। मेरा जन्म 1948 ईस्वी में सारण जिला अंतर्गत दरियापुर प्रखंड के फुर्सतपुर पंचायत, जो आज अब बिशंभरपुर के नाम से जाना जाता है, बलीटोला ग्राम में। बचपन बड़ा ही कष्टमय रहा। पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहने वाला वो क्षेत्र जो मेरा जन्म स्थान है, उस स्थान पर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्रारंभ किया और देखते देखते मुझे विद्या के प्रति रुचि बढ़ने लगी और मैं 1964 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पटना चिड़ियाघर हाई स्कूल, उसमें रोचक कहानी उसकी है, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहते। शुरुआती दौर में जो टीनेजर एज कहा जाता है, वो नशा के लिए, नशा पकड़ने के लिए, नारद की बुरी आदत लगने के लिए बड़ा ही सुंदर अवस्था माना जाता है कि 20 वर्ष की उम्र तक संगति ऐसी बन जाती है, स्वभाव ऐसा बन जाता है, समाज ऐसा रहता है, लड़कपन ऐसी रहती है कि जिसमें नशे की गिरफ्त में आमतौर पर युवा वर्ग आ जाता है। मेरा सौभाग्य रहा, उसी के दरमियान मुझे सारण जिला नशा मुक्ति समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। लाभ ये हुआ कि मैंने आज तक कोई स्वयं को किसी नशा के गिरफ्त में नहीं गए। चाय तक को भी नशा मान करके मैंने आज तक चाय जीवन में नहीं लिया। कभी कभी मैं हंसी मजाक के रूप में कहा भी करता हूं कि आजकल के मानव का जो गुण है वो एक भी गुण नहीं रहा। आमतौर पर आजकल गुण है खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सलाई और मांस, मदिरा का सेवन करना आम स्वभाव सा लोगों का बन गया है। एक भी लक्षण ये मेरे साथ नहीं आ सके, इसलिए मैं कभी कभी हंसी के लहजा में भी कहा करता हूँ कि मानव का एक भी गुण मुझे में वो नहीं है जो वर्तमान में विद्यमान है। लेकिन मुझ पर गुरुओं की कृपा रही, अच्छे लोगों की संगति रही और खास करके जो सारण जिला नशा मुक्ति समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, वो मेरे बिगड़ने का अच्छा समय था। उस पद को पा करके मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि मुझे कभी कभी नशों के चक्कर में आने का मन करता भी था, यदि तो लगता था कि मैं उसी समिति का अध्यक्ष हूँ जहाँ नशा छुड़ाने की बात की जाती है, तो फिर मैं कैसे गर्व करूँ। ये मुझे बड़ा एक तरह से प्रेरक रहा और मेरे लिए शिक्षाप्रद रहा। तो मैंने स्वयं को तो अपने को गिरफ्त से बचा लिया, लेकिन हजारों नौजवान बच्चों को नशा यदि गिरफ्त में आ गए हैं, उन्हें छुड़ाने का काम किया और जो लोग नहीं आए हैं उनसे बचाने का काम किया, जिसके लिए मुझे अपने क्षेत्र में यह जाना जाता था कि धर्मनाथ नशा के संदर्भ में विरोधी है और विरोधी नहीं है, बड़े सारे नौजवान बच्चियों को इस नशे के गिरफ्त से बचाते रहे। तदुपरांत मुझे राजनीति का बहुत शौक था और राजनीति में मैंने प्रवेश भी किया और सक्रिय राजनीति में आए। और उस समय, जिस समय 75 का आंदोलन चल रहा था, 1975, जिस समय भारतवर्ष में एक अजीब सा मोड़ लिया था राजनीति ने, इंदिरा गांधी जैसे सबल और समर्थ
नेता को भी चुनाव हारना पड़ा था, इमरजेंसी का दौरान था। उस समय सारी विपक्षी पार्टियों ने, जो हमारे मन में एक बात हुआ करती थी, उसी के अनुरूप घोषणा हुई कि इस भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने का एक ही आधार है कि सारे विपक्षी एकजुट हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक पार्टी बन जाए, एक सत्ता हो, दूसरे विपक्षी हो। और इसी आधार पर सारी पार्टियों ने अपने अपने चुनाव चिन्ह को छोड़ करके एक जनता पार्टी का निर्माण किया। और ये चूंकि मन में पहले से बात थी कि विभिन्न पार्टियां अलग अलग रहती हैं, जिसके चलते ये सही ढंग से विपक्ष अपना कर्तव्य नहीं निभा पाता है और अल्पमत की सरकार ही बहुमत पर शासन किया करती है। ये जो मन में भाव था वो लगा कि अब पूरा हो जाएगा, और इसी बात को समझ करके, सुन करके, और मैंने जनता पार्टी का समर्थन किया और उसमें आकर के जो सो सक्रिय राजनीति में की भूमिका निभाई। लेकिन कालक्रम से स्थिति कुछ बिगड़ती बनती गई, जो राजनीति में अक्सर हुआ करती है। मैं विशेष चर्चा उसके बारे में नहीं करूंगा, लेकिन सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे मन भागने लगा, चूंकि पुनः जो अरमान था कि सारी पार्टियों ने अपना अपना चुनाव चिन्ह छोड़ करके, अपना वजूद छोड़ करके महात्मा गांधी के स्मारक पर कसम खाया था एक होने का, फिर वो 18 महीना के बाद ही टूटना शुरू हो गया। और टूटन होते होते फिर जहां जो थे ये विपक्षी अपने अलग अलग खेमों में बढ़ते चले गए। जो मेरा अपना अरमान था कि वो अरमान चूर होने लगा। धीरे धीरे मैं राजनीति की तरफ से जहां सक्रियता थी उसे मोह मोड़ लगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिकुलेशन के बाद मैंने 1968 में BA, 1972 में LLB की परीक्षा पास की, और कानून की परीक्षा पास करने के पहले मेरे मन में प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। और मेरा एक बार चयन सेकंड लेफ्टिनेंट के भी 1966 में हो चुका था, और तुरंत बाद उसके मेडिकल में मैं छट गया क्या, छांट दिया गया। थोड़ा सा मैं उधर से भागा। बाद में 1967 में दरोगा के पद के लिए मैंने फॉर्म भी भरा और इंटरव्यू हुए, मैं उत्तीर्ण भी हुआ। वाइवा में जाकर के छांट दिया गया। मन भागा प्रशासनिक सेवा की तरफ से। अधिकारियों के उदासीनता को देखते हुए, उनके कुकृत्यों को देखते हुए मन उधर से भागा। तब सोचा कि अब जो है सो हमारे लिए क्षेत्र एक ही हो सकता है, वो है वकालत। वकालत पेशे में आने के पीछे एक रोचक कहानी भी है। मेरे परिवार को बुरी तरह से भारतीय दंड विधान के सबसे बड़ी धारा 302 दफा का मुजरिम बिना वजह, बिना किसी अपराध के एक संत द्वारा बना दिया गया। उस मुकदमे की पैरवी के क्रम में जो मुझे कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता था, और खास करके पुलिस विभाग का जो दहशत झेलना पड़ता था, और कानून के पेच के चलते जो परेशानी गुजरती थी, उसके चलते मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने जीवन में वकालत की प्राथमिकता देनी होगी। वैसे मैं जानता था कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को कानून जानना चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए, कानून समझना चाहिए। वकालत तो करें चाहे नहीं करें, ये तो भाव पहले से था ही। लेकिन अंत में ये स्थिति बनी ऐसी कि इस परिस्थिति को देखते हुए मुझे वकालत पेशे को चुनने का मौका लगा। एक और प्रेरक रोचक कहानी मुझे याद पड़ती है अपनी, कि वकालत पेशे में इतने सम्मान मुझे जो था वकालत पेशे के बारे में, उसका एक ही कारण था कि हमारे ही गांव के एक अधिवक्ता हुआ करते थे, जो पेशे में उच्चतम शिखर को प्राप्त कर चुके थे और जमींदार परिवार से आते थे। लेकिन जब कभी छपरा से वो चलते थे अपने घर के लिए, तो आने के दिन चर्चा हुआ करती थी कि वकील साहब आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, आ रहे की चर्चा चल रही है। इस चर्चा के दरमियान में कौतूहलता बस, हम लोग उम्र में कम थे, बच्चे थे, तो देखने के लिए बढ़ते थे। तो देखते थे कि वो शेरवानी पहने हुए, टोपी लगाए हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए बग्गी पर बैठे रहते थे, और उस बग्गी में 4-4 घोड़े लगे रहते थे। दोनों तरफ चालक थे,
अदीब सुंदर दृश्य, अदीब उनका रुतबा, और सड़क के किनारे से खड़े होकर लोग देख रहे हैं कि वकील साहब आ रहे हैं। ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया, इससे सम्मानजनक कोई पेशा हो ही नहीं सकता है। जहां तक रही अर्थ की बात, मुझे लगता था कि अर्थ यदि मिलता नहीं है तो इतना ठाट बाट चलता कैसे है। इसलिए अर्थ के मामले में मुझे था कि यह पेशा बहुत ही सुंदर है। ये सब सोचते समझते एलएलबी की परीक्षा पास करने के बाद 1975 में 12 दिसंबर 1975 को मैंने अनुज्ञप्ति ली, एनरोलमेंट लिया पटना बिहार स्टेट बार काउंसिल से, और 6 जनवरी 76 को मैंने छपरा के एक सिविल कोर्ट में अपने को वकील के रूप में योगदान दिया। जो अरमान थे या जो अनुमान था, जो चर्चा मैंने पहले किया आपके सामने, वो पेशे में जाने के बाद से टूटने लगे। वहां जाने के बाद लगा कि जो अपना अभिभावक है उसने कह दिया कि साहब अब तक तुम्हें पढ़ाया लिखाया खर्च किया, अब तुम वकालत में चले गए हो तो अब तुम्हें मदद आर्थिक नहीं कर सकेंगे, तुम हमें लौटा के दो चाहे न दो। तो गार्जियन ने बंद कर दिया सहयोग करना आर्थिक, और जो जिस पेशे में गए वहां एक दूसरे गार्जियन मिलते हैं सीनियर्स के रूप में, बड़े वकील। उन लोगों की स्थिति ऐसी थी कि जूनियर्स के प्रति जो भाव था वो एक ही भाव दिखता था कि जो जूनियर योगदान कर रहा है मेरे रिश्ते में, वो ब्रीफ लेकर आ रहा है कि नहीं, उसके साथ मौकिल आ रहे हैं कि नहीं, केस ला रहा है कि नहीं, ये उसका एक मापदंड रखा जाता था। और ये चिंता कम की जाती थी कि वो जो नया नौजवान ज्वाइन किया है उसके पास शाम को पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, उसकी जो क्या कहें उसको जो अति आवश्यक है उसके जीवन का वो भी पूरा होने के लिए उसके पास है कि नहीं, इसकी भी चिंता नहीं किया करते थे। नतीजन होता था ये कि युवा वर्ग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होता था, और फ्रस्ट्रेशन में जाकर के दो काम करता था, या तो ये 80% लोग में से मैक्सिमम लोग पैसे छोड़ने पर मजबूर होते थे, या तो कुछ गलत काम अपनाते थे, हाकिम का बच्चा खिलाना, हाकिम की सब्जी पहुंचा देना, उनके पास जो है सो कुछ मिलजुल करके अलग ढंग से गलत ढंग से न प्रकार न कुछ राशि की उपलब्धि करने में, इस ढंग की प्रवृत्ति को देखा कि हमारे युवा वर्ग जो खासकर वकील में है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और जब युवा वर्ग जिस संस्था का बिगड़ता है, मेरा अपना मानना है कि युवा जो होता है वो नींव होता है मकान का, और मकान का नींव जब कमजोर हो तो आप सब जानते हैं कि मकान वो ढहेगा, वो गिरेगा, चाहे टाइम चाहे जल्दी हो या थोड़ा समय ले ले। इसलिए इस वर्ग को हर संस्था में बचाने का दायित्व संस्था के बड़े लोगों की होती है, जिस पर ध्यान शायद कम जाता है। मुझे ऐसा लगा कि युवा वर्ग यदि नहीं बचा तो ये संस्था कल न कल डूब जाएगी। और ये इसी संस्था के बारे में कहा गया कि यह संस्था वो संस्था है जिसके बारे में कागजी इतने सारे अरमान सम्मान दिए गए हैं जिसका जोर नहीं है। इसे कहा जाता है कि ये जनतंत्र का रीढ़ है। ये समाज, अधिवक्ता समाज को कहा गया जनतंत्र का रीढ़ है। इतना ही नहीं, ये न्यायपालिका का मुख्य स्तंभ है। इतना ही नहीं कहा गया, ये कहा गया कि यह बेजुबानों का जुबान है, और साथ साथ ये सोशल इंजीनियर है, सामाजिक अभियंता है। और इतना ही नहीं कहा, आए कहा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हम हैं, बैकबोन डेमोक्रेसी के हम हैं, न्यायपालिका के स्तंभ हम हैं, और बेजुबाने की जुबान हम हैं। इतनी सारी उपाधियां मिलने के बाद भी वकीलों की जो दुर्गति देखने को मिली, वकील जो पैसे से भागने पर मजबूर होने लगे, वकील के प्रति कोई न समाज दे पा रहा है, न सरकार दे पा रही थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए मेरे मन में भी एक बार आया कि पुनः मैं वकालत पेशे को त्याग करके किसी सर्विस में चला जाऊं। लेकिन फिर सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा, या मेरे पास से कुछ खेती बाड़ी भी थी जिससे मेरा काम चल जाएगा, लेकिन वैसे लोग जो न लौट सकते हैं पैसे से, न घर जा सकते, वो न घर के हैं न घाट के हैं, वो कहाँ जाएंगे। यदि कुछ चले भी जाते हैं तो इस संस्था कैसे बचेगी। ये संस्था के सर्वाइवलशिप की बीमारी मेरे दिमाग में पकड़ लिया, और 6 महीने तक मैं सोचता रह गया, और सोचते सोचते अंत में मुझे निर्णय लेना पड़ा कि संविधान में लिखा हुआ है कि वेलफेयर स्टेट है, ये कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख
प्रमुख चिन्ह जो है यही होता है कि हर समाज के हर वर्ग को कल्याण करके जो पीछे हो गया उसे आगे ला करके उसे प्रोत्साहित करके उसके पेशे में उसे सामाजिक बदलाव करने के लिए सरकार तत्पर रहे। और जब वकील डबल ग्रेजुएट्स होते हैं और इतनी सारी उपाधियां, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी, जब मिलती है तो क्यों नहीं ऐसे वर्ग को सरकार के तरफ से कुछ ऐसी चीजें दी जाए जो सरकार एक मिनिमम न्यूनतम गारंटी दे सर्वाइवलशिप के लिए, इस पेशे में टिकने के लिए, इस पेशे की दक्षता के लिए, इस पेशे की परिपूर्णता के लिए, इस पेशे को बढ़ाने के लिए। ऐसा सरकार तो कर सकती है, केवल मांग की जरूरत होगी। आप सबों को पता है कि सरकार तभी सुनती है जब कोई संगठन हो और संगठन के पास ताकत हो, उसमें जनबल हो, और वो जनबल के आधार पर जो बातें आती हैं तभी सरकार सुन पाती जनतंत्र में। तो मैंने सोचा कि वकीलों को इकट्ठा करना, हमारे दी देन चीफ मिनिस्टर बिहार दारोगा प्रसाद राय जी कहा करते थे कि मेढक को इकट्ठा करना आसान हो सकता है, वकीलों को एक पलड़ा पर ठहर करना बड़ा मुश्किल है। इतने बड़े आदमी के दर्शन के बावजूद भी मैंने हिम्मत किया कि वकीलों के जमायत को इकट्ठा करने के लिए सोचा कि बड़े तो मेरी बात नहीं सुन सकते हैं।